नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 22 जनवरी 2022। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। अमर जवान ज्योति नेशनल वार मेमोरियल फ्लेम के साथ मर्ज किया है। इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एक बेनिंग टॉपिक हो चुका है। फिर देखिए, हमारा यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी साहब ने ये बोला है, पीपल कैन सून इन्वेस्ट इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। देखिए, इधर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, होगेनकल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में अगेन एक वाटर डिस्प्यूट शुरू हो रहा है होगेनकल वाटर सप्लाई को लेके। इसके बारे में हम देखेंगे। फिर देखिए, एक स्टडी रिपोर्ट है, स्टार्टअप्स रेज्ड ए रिकॉर्ड 24.1 बिलियन यूएस डॉलर। दुनिया भर के स्टार्टअप्स ने 2021 में 24.1 बिलियन यूएस डॉलर रेज किया था। तो एक स्टडी रिपोर्ट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। फिर देखिए, रशिया एंड चाइना यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस ऑन नॉर्थ कोरिया को ब्लॉक किया है। बेसिकली रशिया एंड चाइना अपना राइट टू वीटो पावर यूज किया है। इसके बारे में देखेंगे। फिर सेंटर ने 35 यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैन लगा दिया। वो काफ़ी एंटी इंडिया डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा था, इसलिए हुआ है। इधर हम सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, मरीन सीग्रास के अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी है करके साइंटिफिक एविडेंस के साथ एक प्रूफ लेके आया है तमिलनाडु के कुछ रिसर्चर्स। इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, टोटल 7 न्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़, अमर जवान ज्योति नाउ मर्ज्ड विद नेशनल वार मेमोरियल फ्लेम। आज का बर्निंग टॉपिक चल रहा है दोस्तों। हर्षित सर ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वीडियो देखिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो अमर जवान ज्योति को नेशनल वार मेमोरियल फ्लेम के साथ मर्ज किया गया। सबसे पहले हम अमर जवान ज्योति एंड नेशनल वार मेमोरियल के बारे में देखेंगे। देखिए, दोनों लोकेटेड है इंडिया गेट पर। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो केवल 400 मीटर है, राइट। इंडिया गेट के बारे में बात किया तो इंडिया गेट डिजाइन किया गया था बाई सर एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस के बारे में आपने शायद सुना होगा। न्यू दिल्ली सिटी भी एडविन लुटियंस ने ही डिजाइन किया था। आपने लुटियंस दिल्ली करके सुना होगा। तो ये अनवील किया गया था बाय लॉर्ड इरविन ऑन फरवरी 12, 1931। लॉर्ड इरविन ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय थे। आपने गांधी इरविन पैक्ट के बारे में 100% सुना होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उससे कौन सा फ्रीडम मूवमेंट का एंड हुआ था? मतलब गांधी इरविन पैक्ट से कौन सा फ्रीडम मूवमेंट का एंड हुआ था, राइट? तो इट वॉज बिल्ड टू ऑनर द 83,000 सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिए, ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स जो 1914 से लेकर 1921 के बीच में शहीद हुए थे, उनको ऑनर करने के लिए इंडिया गेट कंस्ट्रक्ट किया था। इंडिया गेट पर 13,560 नेम्स ऑफ सोल्जर्स इंस्क्राइब्ड है। अब हम देखेंगे अमर जवान ज्योति के बारे में। अमर जवान ज्योति वाज सेट अप टू पे होमेज फॉर द सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स इन द 1971 वार। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार, इसे बांग्लादेश लिबरेशन वार भी बोलते हैं। तो बांग्लादेश लिबरेशन वार में हमारे जितने सोल्जर्स शहीद हुए थे, उनकी मेमोरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था अमर जवान ज्योति, राइट। तो देखिए, ये इनॉग्रेट किया गया था बाई देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऑन जनवरी 26, 1972। तो 1972 रिपब्लिक डे के दिन अमर जवान ज्योति इनॉग्रेट हुआ था, राइट। देखिए, तो इट इज ऑल्सो टू कमेमोरेट इंडियाज विक्ट्री इन द 1971 वार। 1971 वार में 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वार भी सरेंडर हुए थे एंड बांग्लादेश का बर्थ हुआ था, ये बात आपको पता है। अब देखेंगे नेशनल वार मेमोरियल के बारे में। नेशनल वार मेमोरियल इसमें सबसे लेटेस्ट है। ये इनॉग्रेट हुआ था फरवरी 2019 में। ये इंडिया गेट पर सी हेक्सागन में लोकेटेड है और ये बिल्ट हुआ था इन मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो 1947 के बाद हमारे जितने जवान शहीद हुए, उनकी मेमोरी में कंस्ट्रक्ट किया है नेशनल वार मेमोरियल। तो नेशनल वार मेमोरियल में नेम्स ऑफ ओवर 26,000 सोल्जर्स ऑलरेडी इंस्क्राइब्ड है। देखिए, नेशनल वार मेमोरियल का इनॉग्रेशन के बाद रिपब्लिक डे परेड के दिन प्रधानमंत्री पुष्पांजलि इथरी अर्पित करते हैं। ठीक है, पहले तो ट्रेडिशन ये था अमर जवान ज्योति पर जाके पुष्पांजलि अर्पित करते थे। तो नेशनल वार मेमोरियल का इनॉग्रेशन के बाद नरेंद्र मोदी जी भी इथरी रथ लेइंग सेरेमनी वगैरह करते हैं, राइट। तो अब देखिए, नेशनल वार मेमोरियल और अमर जवान ज्योति के बीच में कोई कंपैरिजन तो नहीं बना सकते, क्योंकि कंपैरिजन करना सही नहीं रहेगा। दोनों को अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है।
पर अगर देखा जाएगा तो नेशनल वार मेमोरियल थोड़ा और होलिस्टिकली कवर्ड है, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस में जितने हमारे जवान शहीद हुए उन सबके लिए बना है नेशनल वार मेमोरियल, वेरास अमर जवान ज्योति प्रिसाइसली 1971 लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश में जितने हमारे जवान शहीद हुए थे उनके लिए है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह सोचा ये जो अमर जवान ज्योति को नेशनल वार मेमोरियल के साथ मर्ज किया जाए, राइट। और एक अनाउंसमेंट हुआ है प्रधानमंत्री की तरफ से, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टैच्यू ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का एक ग्रेनाइट स्टैच्यू भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इंडिया गेट के ऊपर। और ये बोला है इट विल रीस्ट्रक्चर द सिंबोलिज्म अराउंड इंडिया गेट। ऐसे क्यों बोला है? देखिए गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया गेट जो है कॉलोनियल पास्ट को रिमेन करते हैं, मतलब इंडिया गेट में वही सोल्जर्स का नाम है जो ब्रिटिश इंडिया के लिए फाइट किए थे, एग्जाम्पल इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, एंग्लो अफगान वार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारे जितने जवान शहीद हुए इनके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इंडिया गेट के ऊपर हम सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टैच्यू भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। इट विल रीस्ट्रक्चर द सिंबोलिज्म अराउंड द इंडिया गेट, ऐसे बोला है। वैसे आपको पता ही होगा नॉर्मली रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्टार्ट होता था जनवरी 24 से। इस साल वो जनवरी 23 से शुरू होगा, क्योंकि जनवरी 23 को पड़ता है सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी। तो बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करने के लिए इस साल का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा, इस साल का नहीं, आने वाले टाइम पे जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा वो जनवरी 23 से शुरू होगा, राइट। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन में यूनुस आपको काम। अगला न्यूज़ है पीपल कैन सून इन्वेस्ट इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स खटकरी। हमारा यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी साहब ने ये बोला है कॉमन सिटीजन्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे अंडर ए न्यू मॉडल फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। अब ये न्यू मॉडल फॉर एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, ये किस तरह काम करेगा, इसके बारे में यूनियन मिनिस्टर ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। फिर भी इन्होंने ये तो बोला है केवल सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अप्रूवल का वेटिंग है, इसके बाद कॉमन सिटीजन्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे और अच्छा खासा रिटर्न भी कमा पाएंगे। देखिए आप अब सोच रहे होंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। देखिए आपने शायद एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में सुना होगा, क्या होता है सिंपल भाषा में दोस्तों, एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाता हूँ। गवर्नमेंट जो है अपनी एसेट्स को मोनेटाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में टोटल 10 कमरे हैं और आपको और आपके परिवार को रहने के लिए केवल 6 कमरे की जरूरत है, बाकी 4 कमरा जो है ऐसे ही पड़ा है, कोई यूज नहीं हो रहा है। अगर आप वो 4 कमरे को रेंट पे दोगे तो क्या होगा, एक तो आपको एडवांस अमाउंट मिल जाएगा, मंथली रेंट मिल जाएगा, ऊपर से आपके जो 4 रूम है वो ऑक्यूपाइड रहेगा और वो मेंटेन भी रहेगा। तो क्या हो गया इधर, आपके जो एसेट्स है उन्हें आप मोनेटाइज किया, जिससे आपको अपफ्रंट थोड़ा सा पैसा मिल गया। यही होता है दोस्तों एसेट मोनेटाइजेशन। आपने शायद नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में सुना होगा, ये भी एक टाइप का एसेट मोनेटाइजेशन ही है। गवर्नमेंट जो है लोगों से पैसे लेते हैं, तो यही काम करना चाहता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी। इन्होंने भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च किया था। ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड है, इसमें भी लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करेंगे, हाईवेज बनाएंगे। और वो हाईवेज जो रेवेन्यू मिलेगा, हाईवेज ऑपरेट करने से जो रेवेन्यू मिलेगा ना, वो रेवेन्यू जो है इन्वेस्टर्स को देगा एज द डिविडेंड। तो इन्वेस्टर्स को क्या है 7.5% टू 8% तक का इंटरेस्ट के साथ अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस मिल जाएगा। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपफ्रंट पैसे भी मिल रहा है इधर काम करवाने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे हाईवेज को कहां से रेवेन्यू मिलेगा। देखिए जब कोई हाईवेज में आप ड्राइव करते हो आपको टोल देना पड़ता है ना, तो टोल जो है एक टाइप का रेवेन्यू है। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलने के लिए कई सारे उपाय हैं। तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू मिलेगा उसका एक पार्ट आज से डिविडेंड इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो पहले क्या होता था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कई ज्यादा था, तो हो सकता है नितिन गडकरी साहब ये बोल रहा होगा ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वगैरह कम करके आम जनता को भी हमारी इकोनॉमी से पैसे कमाने का एक अवसर दे रहा होगा। ठीक है, तो यही इनका कहना है। तो पीपल कैन सून इन्वेस्ट इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब आप ये भी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का बहुत बड़े बड़े प्लान है फ्यूचर में, जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स कमा सकते हैं। जैसे कि उनका टारगेट है 60,000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज बनाने का अगले 5 साल में, जिसमें 2500 किलोमीटर का एक्सप्रेस हाईवेज होगा। एंड दीज इंक्लूड 9000 किलोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स ऑल्सो, 2000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक बॉर्डर रोड से, कोस्टल रोड से, एंड बिसाइड दिस 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड 45 टाउन्स वुड बी कनेक्टेड थ्रू हाईवेज। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा कई मेजर प्रोजेक्ट्स प्लान किया हुआ है, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी मिल जाएगा एंड लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी भी हो जाएगा। तो मिनिस्टर सेड दैट डिस्पाइट चैलेंजेस पोस्ड बाय द कोविड-19 हाईवे कंस्ट्रक्शन वाज गोइंग टू इन फुल स्विंग। मतलब कोविड-19 के चैलेंजेस के बावजूद भी हाईवेज कंस्ट्रक्शन एकदम फुल स्विंग में चल रहा था। तो इन्वेस्टर्स आराम से एकदम बेफिक्र इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने रिटर्न्स कमा सकते हैं, ये बोल। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस, पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है स्टार्टअप्स रेज्ड ए रिकॉर्ड 24.1 बिलियन इन 2021। सबसे पहले स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है? ये न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। जब कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं इसे बोलते हैं स्टार्टअप। देखिए, कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है। तो जब कोई इन्वेस्टर आपके कंपनी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इनिशियल फंडिंग करते हैं, इसे बोलते हैं सीड फंडिंग। ध्यान दीजिएगा, सीड फंडिंग का मतलब क्या है, ये कोई एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है। कोई भी कंपनी का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, इसे सीड फंडिंग आप बोल सकते हो, राइट। आप देखिए, स्टार्टअप्स के बारे में एक स्टडी हुआ था। ये स्टडी कंडक्ट कराया था नास्कॉम एंड जिनो ने। स्टडी रिपोर्ट का नाम है इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम ईयर ऑफ द टाइटन्स। तो इस स्टडी रिपोर्ट से यह पता चला है 2021 में ग्लोबली स्टार्टअप्स ने $24.1 बिलियन रेज किया। मतलब इतने पैसे वो इन्वेस्टर्स से रेज कर पाया, समझ रहा। आप देखिए 2021 में टोटल स्टार्टअप्स ऐड हुआ था 2250। अगर आप 2020 से कंपेयर करोगे ये 600 ज्यादा है। अब पैसों की बात किया जाए तो स्टार्टअप्स रेज्ड 24.1 बिलियन इन 2021। ये 2-fold इंक्रीज ओवर प्री कोविड लेवल्स। कोविड से पहले का साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो 2 बार इंक्रीज हुआ है। अगर आप कोविड ईयर 2020 से कंपेयर करोगे तो इंटू 3 इंक्रीज हुआ है। वैसे देखिए दोस्तों, 2020 से कंपेयर करना अच्छा नहीं है, क्योंकि 2020 तो कोविड ईयर था। 2020 से अगर आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करोगे ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए हमेशा आजकल कंपैरिजन प्री कोविड लेवल से होता है, राइट। अब देखिए, इट एडेड दैट यूएस रिमेन्स द लीडिंग सोर्स ऑफ एफडीआई। सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो लोग ज़्यादा यूएस इकोनॉमी में विश्वास रखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो इन्वेस्ट किया है, मतलब हो सकता है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, ये यूएसए में है, ठीक है। बट अबाउट 50% ऑफ द डील्स हैड एटलीस्ट वन इंडिया डोमिसाइल्ड इन्वेस्टर। देखिए, यूएस में जो एफडीआई पहुंचा है, इसमें 50% में कम से कम एक इंडियन डोमिसाइल्ड इन्वेस्टर तो था। तो इंडियंस के पास जो पैसे हैं वो भी यूएसए में इन्वेस्ट हो रहा है। और क्या बताया जा रहा है? मोर देन $6 बिलियन हैज बीन रेज्ड बाय पब्लिक मार्केट्स। देखिए 2021 में करीब 11 स्टार्टअप ने अपना आईपीओस लॉन्च किया। आईपीओस मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब अपने कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट आउट किया। इससे इन्होंने मोर देन $6 बिलियन रेज कर पाया। And the study added that startup ecosystem saw a 2x gain in cumulative valuation। 2020 से अगर आप कंपेयर करोगे, स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन है ना, मतलब एक एक कंपनी का अगर आप एसेट वैल्यूएशन करोगे उसमें भी इंटू 2 का इंक्रीज देखने को मिला। तो ये सब हमें क्या बताता है? सेक्टर्स डेवलपमेंट एंड रिकवरी थ्रू आउट द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक से इन्होंने अच्छा खासा रिकवरी भी मारा है, राइट। In the last decade, ecosystem has played a key role in growing direct and indirect jobs। देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम ने कई सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स भी प्रोवाइड किया है। करीब 6.6 लाख डायरेक्ट जॉब्स इन्होंने प्रोवाइड किया है एंड मोर देन 34.1 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स भी प्रोवाइड किया है। देखिए, इन सारे स्टेटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेंस की पर्सपेक्टिव में। आपके नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, ठीक है। मेंस के आंसर राइटिंग में ये स्टडी रिपोर्ट्स का डाटा वगैरह अगर आप कोट करोगे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन कौन से सेक्टर में हुआ है? बीएफएसआई। बीएफएसआई मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, फिर एजुकेशन टेक, रिटेल एंड रिटेल टेक, फूड टेक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, मोबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुआ है, राइट। अब देखिए, ऑन द बैक ऑफ इंटरनेट कॉमर्स, फ्रीलांसर्स, सर्विस इंडस्ट्रीज, इनडायरेक्ट जॉब्स हैव आल्सो रिकवर्ड। तो इनडायरेक्ट जॉब्स भी रिकवर हुआ है इंटरनेट कॉमर्स में, फ्रीलांसर्स में, सर्विस इंडस्ट्रीज में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फाइनली अगर आप इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो इंडिया के लिए भी 2021 हैज़ बीन एन आउटस्टैंडिंग ईयर। अगर आप यूके, यूएस, इसराइल, चाइना जैसे कंट्री से कंपेयर करोगे, क्योंकि इंडिया में हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ डील्स, बोथ इन सीड स्टेज एंड लेट स्टेज फंडिंग, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या बोला दोस्तों? सबसे ज़्यादा डील 2021 में साइन हुआ है स्टार्टअप कंपनीज के साथ। सबसे ज़्यादा फंडिंग बोथ इन सीड स्टेज एंड लेट स्टेज फंडिंग। सीड स्टेज फंडिंग क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया, इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आता है। लेट स्टेज फंडिंग क्या होगा? इनिशियल के बाद जितने भी फंडिंग आएंगे या फिर स्टार्टअप एकदम
मैच्योर होने के बाद जो फंडिंग आएगा उसको लेट स्टेज फंडिंग आप बोल सकते हो। फिर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स के हिसाब से भी 2021 इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए काफ़ी बेहतरीन था। तो पेपर फॉर जनरल स्टडीज 3 इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये न्यूज़ सबको काम आएगा। अगला न्यूज़ है रिसर्चर्स फाइंड एंटी कैंसर एक्टिविटी इन मरीन सीग्रास। देखिए मरीन सीग्रास में एंटी कैंसर एक्टिविटी है करके साइंटिफिक एविडेंस के साथ प्रूफ लेके आया है रिसर्चर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी प्रेसिडेंसी कॉलेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। अब देखिए ये स्पीशीज ऑफ सीग्रास का नाम है हैलोडूल यूनिनर्विस और ये फाउंड हुआ था इन द कोस्टल रीजन ऑफ मंटपम क्लोज टू रामेश्वरम इन सथेन तमिलनाडु। सबसे पहले मैं आपको मंटपम का लोकेशन दिखा देता हूँ। यह है सथेन तमिलनाडु। सथेन तमिलनाडु का ईस्टर्न कोस्ट में आपको दिख रहा है मंटपम, और मंटपम के बाद आपको मिलेगा रामेश्वरम, इसके बाद धनुषकोडी है, इधर आपको कहीं मिलेगा श्रीलंका। ठीक है, आप देखिए ये जो एरिया है ना, ये एरिया है गल्फ ऑफ मान्नार, ये बात भी आपको पता होगा। तो गल्फ ऑफ मान्नार रीजन से ये स्पीशीज ऑफ मरीन सीग्रास फाइंड हुआ था। तो नाम क्या है? हैलोडूल यूनिनर्विस। तो हैलोडूल यूनिनर्विस करके सीग्रास में इथेल एसिटेट करके एक फ्रैक्शन है, इसी में वो एंटी कैंसर एक्टिविटी है। तो the study claimed to be the first of its kind was aimed at evaluating the in vitro anti-cancer activity of ethyl acetate fraction of the seagrass। अब देखिए दोस्तों, ह्यूमंस में जो कॉमन कैंसर दिखते हैं जैसे मैलिग्नेंट मेलानोमा, लंग कैंसर, सर्विस कैंसर, कैसिनोमा एंड कोलोरेक्टल कैंसर, ये सब के लिए ये यूजफुल हो सकता है। ठीक है, आप देखिए ये जो हैलोडूल यूनिनर्विस है ये अबंडेंटली अवेलेबल है गल्फ ऑफ मान्नार रीजन में, और ये स्टडी पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल जर्नल फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड ड्रग रिसर्च में, राइट। और कुछ एक्स्ट्रा डाटा है दोस्तों। कैंसर वाज द सेकंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट्स के हिसाब से डेथ ड्यू टू कैंसर सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज में देखने को मिला है दानी डेवलपिंग कंट्रीज। 2050 तक का कुछ एस्टिमेट्स है। नंबर ऑफ न्यू कैंसर केसेस हो सकता है 24 मिलियन तक, एंड नंबर ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स हो सकता है 17 मिलियन तक वर्ल्ड वाइड। देखिए कैंसर के अगेंस्ट जितने ड्रग्स यूज होते हैं ना, उसके 60% जो है मरीन नेचुरल प्रोडक्ट से आता है, जैसे कि सीग्रास, माइक्रो एंड मैक्रो आल्गे, स्पॉन्जेस, कोरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए सीग्रास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। वैसे 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, जो रिसेंटली नोटिफाई हुआ था गल्फ ऑफ मान्नार एंड पाक बे रीजन में। देखिए डुगोंग ऐसा एक मरीन स्पीशीज है जो एक दिन में 40 किलो तक सीग्रास खाते हैं। तो डुगोंग को अगर कंजर्व करना है तो हमें सीग्रास भी कंजर्व करना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। रिसेंटली तमिलनाडु के एक यूनिवर्सिटी की कुछ रिसर्चर्स ने सीग्रास इंप्लांटेशन किया था करीब 14 एकर्स ऑफ सी में, और ये सक्सेसफुल भी रहा था। तो इसी तरह सीग्रास को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीग्रास का कई सारे यूसेजेस है। एक दोस्तों डुगोंग के लिए ये खाना बन जाएगा। दूसरा, सीग्रास जो है एक वाटर क्लीनर है। बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ये पानी के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज्ड रहता है, इसलिए पानी के अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है उसे मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ऊपर से काफ़ी सारे फिश स्पीशीज के लिए ऐसे ब्रीडिंग ग्राउंड सीग्रास काम करते हैं। ठीक है, अब तो ये एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सीग्रास में जो इथेल एसिटेट फ्रैक्शन है वो, ठीक है। एंड गल्फ ऑफ मान्नार पाक बे रीजन में करीब 13 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सीग्रास है, जिसमें से ये जो हैलोडूल यूनिनर्विस जो है ये एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। वैसे ट्रेडिशनली देखा जाएगा तो सीग्रास को वेराइटी ऑफ थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि वुंड हीलिंग, फीवर, स्टोमक एक, मसल पेन, स्किन डिजीजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इन एडिशन काफ़ी बायोमेडिकल एप्लीकेशंस भी हैं सीग्रास का, जैसे एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एक्टिविटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सीग्रास को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है ये आपको इधर से पता चल रहा होगा। ऊपर से अब तो हैलोडूल यूनिनर्विस का जो इथेल एसिटेट फ्रैक्शन में जो स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर एक्टिविटी है, इस वजह से सीग्रास कंजर्वेशन और इंक्रीज होगा आने वाले टाइम पे। राइट, सो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 हेल्थ में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। अगला न्यूज़ है कर्नाटका ओपोसस फेज 2 ऑफ होगेनकल प्रोजेक्ट। देखिए तमिलनाडु का एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है होगेनकल इंटीग्रेटेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ये बेसिकली तमिलनाडु के जो नॉर्थर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है कृष्णगिरी एंड धर्मपुरी, उधर के डिस्ट्रिक्ट्स को पानी पहुंचाने के लिए है। इसका फेज 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब फेज 2 का प्लानिंग कर रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट। एस्टिमेटेड कॉस्ट है 4600 करोड़ रुपीज़। अब देखिए दोस्तों प्रॉब्लम क्या है। ये जो होगेनकल है ना, ये आता है कावेरी वाटर बेसिन में। वैसे उधर एक फेमस वाटरफॉल्स भी है, होगेनकल वाटरफॉल्स, एक टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है, काफ़ी सुंदर जगह है। तो ये होगेनकल वाटरफॉल्स भी कावेरी रिवर में आता है, ठीक है। और आपको पता होगा कावेरी
वाटर डिस्प्यूट के बारे में जो तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच में है, वो तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये बोला है इट विल अपोज तमिलनाडु's प्लान टू टेक अप द सेकंड फेज ऑफ हॉगेनेकल कंपेन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ऐसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्यों बोला है? क्योंकि देखिए दोस्तों, कावेरी बेसिन में कोई भी प्रोजेक्ट अगर करना है जो कावेरी वाटर से रिलेटेड है तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का भी ऑर्डर्स है वाटर अलोकेशन के बारे में, है कि नहीं? तो उसके हिसाब से तमिलनाडु को काम करना पड़ेगा। देखिए ये इसलिए बोल रहा होगा, आपने मेकेदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट के बारे में सुना ही होगा। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था। मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है वो कर्नाटका बना रहा है, कहाँ पे? तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर में। तो इसे तमिलनाडु अपोज किया था। तमिलनाडु ने ये बोला आप अगर एक रिजर्वायर उधर बनाओगे तो हमारे लिए जो पानी का अलोकेशन है वो कम हो जाएगा। तो ऑलरेडी काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो तमिलनाडु मेकेदातु प्रोजेक्ट को अपोज कर रहा है, इसलिए अभी कर्नाटका क्या कर रहा है? हॉगेनेकल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को अपोज कर रहा है, ठीक है। और कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना यह है एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कावेरी ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर हॉगेनेकल प्रोजेक्ट शुड बी टेकन अप थ्रू द सेंट्रल वाटर कमीशन। तो सेंट्रल वाटर कमीशन का परमिशन के बिना आप ये हॉगेनेकल प्रोजेक्ट को आगे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो बेस्ट दोस्तों यही समझ लीजिए, मेकेदातु के लिए तमिलनाडु जो प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए कर्नाटका अभी हॉगेनेकल के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। आप समझ सकते हो, ये बेसिकली एक टाइप का रिएक्शन है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का। तो पेपर 3 जनरल स्टडीज टू इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है सेंटर ऑर्डर्स बैन ऑन 35 पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल्स। देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक बैन ऑर्डर किया है ऑन 35 यूट्यूब चैनल्स, 2 वेबसाइट्स, 2 ट्विटर अकाउंट्स, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स एंड 1 फेसबुक अकाउंट जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था एंड जो एंटी इंडिया डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा था। देखिए सेंटर के पास इमरजेंसी पावर्स है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड्स रूल्स 2021, ठीक है। अगर कोई कंटेंट हमारी सॉवरनिटी ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट है तो हम इसे बंद कर। वैसे इन यूट्यूब चैनल्स का कंटेंट क्या था? देखिए इन यूट्यूब चैनल्स में ये दिखा रहा था हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जो डेथ हुआ इसके लिए नरेंद्र मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है करके, और एक यूट्यूब वीडियो में ये बोला था नॉर्थ कोरियन आर्मी ऑलरेडी लद्दाख पहुंच गया करके। ऊपर से ये चैनल्स एंटी इंडिया कंटेंट भी स्प्रेड करते हैं विद ए फोकस ऑन इंडियन आर्म फोर्सेस, जम्मू एंड कश्मीर, इंडियाज फॉरेन रिलेशन, डेथ ऑफ जनरल रावत, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी एंड पब्लिक ऑर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब करने से हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर सेक्शन 69A का प्रोविजन हम यूज कर सकते हैं, पावर टू इशू डायरेक्शंस टू ब्लॉक इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर रिसोर्स। अगर इंडिया की सॉवरनिटी और नेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन कोई स्प्रेड कर रहा है थ्रू ए कंप्यूटर रिसोर्स तो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर हम इसे ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इन ए स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री सेड द ब्लॉक चैनल्स इंक्लूडेड खबर विद फैक्ट्स, एक चैनल का नाम है, ग्लोबल ट्रूथ, इंफॉर्मेशन हब, अपनी दुनिया टीवी, खोजी टीवी एंड ब्लॉक साइट्स के नाम है वाइट न्यूज़ एंड डी नाउ हुज यूट्यूब चैनल्स वेर ऑल्सो ब्लॉक। तो इन सारे चैनल्स को ब्लॉक किया गया। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, रशिया एंड चाइना ब्लॉक न्यू यूएन सैंक्शंस ऑन 5 नॉर्थ कोरियंस। रिसेंटली आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करवाए थे, जिसके बाद इन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म सुनने को मिला है वेस्टर्न कंट्री से, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस ऑलरेडी इम्पोज करके बैठा है। वैसे मैंने करीब 1 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था वाई यूएसए इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन अदर कंट्रीज करके। उसमें मैंने ये भी आपको समझाया है कि यूएसए जब सैंक्शंस इंपोज करते हैं किसी कंट्री के ऊपर तो क्या इम्पैक्ट होता है। आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ यूएसए सैंक्शंस करके सर्च कीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वैसे अब हम वापस न्यूज़ पर आते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया था नॉर्थ कोरिया के 5 ऑफिशियल्स के ऊपर हम सैंक्शंस इंपोज करेंगे। पर देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वर्किंग नेचर क्या है आप सबको पता होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स जो है परमानेंट है एंड 10 मेंबर्स जो है नॉन परमानेंट है। अभी के लिए इंडिया इज ऑल्सो है नॉन परमानेंट मेंबर, ये 2 साल का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। आप देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन है वो अगर पास होने के लिए 15 में से 9 वोट की ज़रूरत है।
ठीक है, 9 मेंबर्स हाँ बोलना पड़ेगा, तब जाके डिसीजन होगा। ऊपर से 5 परमानेंट मेंबर्स का कंकरेंस भी चाहिए होगा। क्या होता है कंकरेंस? इसे बोलते हैं दोस्तों राइट टू वीटो। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो या फिर पूरे यूनाइटेड नेशंस में हो, 5 कंट्रीज को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। कौन कौन से कंट्री से? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसलिए ही इन्होंने मतलब ये 5 कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट में की रोल प्ले किया था। इसलिए इन्हें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करने के लिए स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है इन 5 कंट्रीज में से एक भी अगर ना बोलेंगे तो कोई भी डिसीजन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं होगा। इसको बोलते हैं राइट टू वीटो। भले 10 में से 10 नॉन परमानेंट मेंबर ने हाँ बोला, 5 में से 4 परमानेंट मेंबर ने हाँ बोला, एक ही कंट्री अगर ना बोला, अपना वीटो पावर यूज किया, तो कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। यह है यूनाइटेड नेशंस का वोटिंग सिस्टम। इतना क्लियर है दोस्तों? आप देखिए दोस्तों, आपको पता है प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, यूएसए और रशिया के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, यूएसए और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम है, और रशिया नॉर्थ कोरिया के साथ थोड़ा बहुत सही रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, वैसे ही चाइना के साथ भी। तो रशिया और चाइना ने अपना वीटो पावर यूज किया और 5 नॉर्थ कोरियंस के ऊपर जो सैंक्शंस इंपोज करने का डिसीजन है उसे कैंसिल कर दिया। आप देखिए, अगर रशिया एंड चाइना जो परमानेंट मेंबर्स है वो अगर ना बोलेंगे तो ये डिसीजन नहीं हो सकता है कि नहीं दोस्तों? वैसे दोस्तों अगर देखा जाएगा तो US, Albania, Brazil, France, Ireland, Japan, UAE, UK called on the Security Council to be unified in condemning North Korea's violations of its resolution. मैक्सिमम कंट्रीज ने नॉर्थ कोरिया जो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कर रहा है ना, आजकल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्टिंग कर रहा है, इवन न्यूक्लियर टेस्ट वो कंडक्ट कर रहा है, इसके अगेंस्ट है मैक्सिमम कंट्रीज। पर रशिया और चाइना उन्हें सपोर्ट कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एंड अगर आप देखा जाएगा तो पास्ट में काउंसिल हैज बी यूनाइटेड ऑन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इश्यूज में हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड था, हमेशा इनका एक यूनानिमस डिसीजन भी होता था। पर आजकल प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से वो सब चेंज हो गया। ठीक है, वैसे देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पहली बार नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किया था 2006 में, जब उन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाया था। ठीक है, इसके बाद भी इन्होंने कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाया था, वो अलग बात है, और इनकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी एकदम चालू है। 2018 में यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस निकी हैली सेड द सैंक्शंस हैड कट ऑफ ऑल नॉर्थ कोरियन एक्सपोर्ट्स एंड 90% ऑफ इट्स ट्रेड एंड डिस्बैंडेड द पोल ऑफ वर्कर्स। देखिए, नॉर्थ कोरिया के ऊपर इतने भयंकर सैंक्शंस इंपोज किया है कि नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स का जीना हराम करके रखा है, वो अलग बात है। तो कई बार इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था, हमारे ऊपर जो सैंक्शंस है उसे थोड़ा बहुत लिबरलाइज करो ताकि हमारे जो सिटीजन है वो आराम से रह सके। आजकल क्या होता है, नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स बाहर जा नहीं सकते, मतलब हर तरह का सैंक्शंस इनके ऊपर इंपोज करके रखा है। और लास्ट नवंबर में चाइना रशिया एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सर्कुलेट किया था अर्जिंग द सिक्योरिटी काउंसिल टू एंड ए होस्ट ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। देखिए, नॉर्थ कोरिया के ऊपर क्या क्या सैंक्शंस है। एक तो इनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन है, सी फूड वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, टेक्सटाइल्स वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एंड वो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट्स नहीं कर सकते, एंड देर इज़ ए प्रोहिबिशन ऑन इट्स सिटीजन्स वर्किंग ओवरसीज। उनके जो सिटीजन्स है वो ओवरसीज काम नहीं कर सकते, एंड अपने घर अपने अर्निंग्स भेज नहीं सकते। तो देखिए, कुल मिला के नॉर्थ कोरिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस ऑलरेडी मेजर कंट्रीज ने किया है, एंड इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी किया है, वो अलग बात है। पर देखिए, तब भी नॉर्थ कोरिया तो सुधरने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। लास्ट वीक भी उन्होंने और 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग किया था। ठीक है, तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे न्यूज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको ठीक से समझ में आया या नहीं। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।